नमस्कार, मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम कीर्ति सोनी है। आजकल हर एक व्यक्ति को एक अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत होती है और हर एक व्यक्ति आजकल चिकित्सा के अलग अलग पद्धतियों को फॉलो करता है, चाहे वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो या आयुर्वेदक हो। तो आज हमारे साथ हैं प्रयागराज के प्रसिद्ध और जाने माने आयुर्वेदक डॉक्टर SK राय जी। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आयुर्वेद का उपयोग क्या होता है, क्या इसके लाभ होते हैं और क्या इसकी हानियाँ हैं। सर, आपका एक बार फिर से मनोज तिवारी टॉक शो में स्वागत है। नमस्कार कीर्ति जी। सबसे पहले सर हम जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद होता क्या है, इसका मूल मंत्र क्या है। पहली चीज़ तो आपने बताई हर्पैथी के बारे में, एलोपैथ है ना, फिर आपने होम्योपैथी और आयुर्वेद। लेकिन आयुर्वेद जहाँ पे सभी चीज़ का सम्मिश्रण है, एक सिंपैथी भी होती है, इस पैथी को आप भूल गई हैं। आयुर्वेद बेसिकली जो अगर ऐसा वेद है, आयु का वेद है ना, आयुर्वेद को अगर डिवाइड करें, आयु का वेद। और कैसी आयु? हिता हितम सुखम दुखम मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद च उच्यते, जहाँ पे हित आयु, अहित आयु, दुख आयु, सुख आयु, गुड लाइफ, बैड लाइफ, हैप्पी लाइफ, अनहैप्पी लाइफ के बारे में जुडिशियसली जाना जाता हो, उसी को आयुर्वेद कहते हैं। जो आपने प्रश्न पूछा है ये। तो सर जैसा कि कहते हैं कि आयुर्वेदक का जब हम इलाज करते हैं, आयुर्वेद वाला चिकित्सा जब हम फॉलो करते हैं तो वो रोग को जड़ से खत्म करता है। तो ये तर्क कहाँ तक सही है? क्या इसी वजह से आयुर्वेदक का जब हम इलाज करवाते हैं, आयुर्वेद वाला इलाज करवाते हैं, तो ज़्यादा समय लगता है? क्या यही वजह है क्या? आप क्योंकि हम लोग जो आयुर्वेद आए हैं ना, हम लोग एक ऐसी जनरेशन के हैं जो कि एक साइंस के साथ पढ़ते हुए, जिसे कहते हैं ना रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें, एविडेंस बेस्ड आयुर्वेद पे आए हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आपने कहा जड़ से इलाज होना, यस सर, है ना? यस सर। तो आप दो चीज़ें आजकल इस वर्ल्ड में बड़ी कॉमन है, इलनेस और वेलनेस, यस सर, है ना? यस सर। आज कोई 60 साल का हो गया और उसके बाल झड़ गए, तुम बाल तो नहीं ला सकते हैं, नहीं। और उसको बीमार भी नहीं मानेंगे, नहीं। लेकिन वही एक 20 साल का बच्चा, उसके बाल झड़ने लगे और फिर उसकी जो प्रॉब्लम्स आने लगी, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे वेलनेस इशू आ जाती है। यस सर। ठीक है। तो आयुर्वेद व्यक्ति का इलाज करता है, एक टेलर्ड मेड होता है। जैसे मैंने आपको देखा, आप फेयर इन कलर हैं, ठीक है, निश्चित आपकी बॉडी वार्म होगी, निश्चित आपको स्किन के रैशेस, दाने आ सकते हैं, आप ज्यादातर पितृपक्ष पे होंगी। कहने का मतलब पित्त की इलाज हम लोग जब प्रारंभ करते हैं, जो आगे जो खतरनाक बीमारियां हैं वो होने से आयुर्वेद बचाता है। और कोई अगर ये कहे जड़ क्या होता है, डायबिटीज क्या होता है, ये आजकल एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स चले हुए हैं। आप बात करेंगे डायबिटीज, आप बात करेंगे ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये सब ऑटो इम्यून मेटाबॉलिक, ये पेट ही जादू का पिटारा है। यस सर। पेट ही जादू का पिटारा है। बिल्कुल। ये ही अगर आप ठीक कर लेंगी तो। और एक चीज और बताना चाहूंगा, हो सकता है आगे प्रश्न आप पूछेंगे भी। हमारा आयुर्वेद हमारे किचन से स्टार्ट होता है। सुबह उठते ही आपके किचन से आयुर्वेद स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग इस पे बात करेंगे। और बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि कहते हैं कि हर दवा का साइड इफेक्ट होता है, तो जो आयुर्वेदिक वाली जो दवाइयाँ होती हैं, क्या उनका भी कोई साइड इफेक्ट होता है? फिर आप जैसे साइड इफेक्ट किसका होता है? जो नेचुरल चीज हो, कैसे साइड इफेक्ट हो? चावल का भी, किसी चीज का हीन योग, अति योग और मिथ्या योग, अगर बैलेंस लेंगी कोई चीज तो कैसे साइड इफेक्ट होगा? हाँ, लेकिन आयुर्वेद सिखाता है। जैसे केरल का, आपको जो भी भोजन करना है आपकी प्रकृति के अनुसार, साइड इफेक्ट केमिकल का होगा ना। अगर आपका नेचुरल चीजें हैं तो कैसे साइड इफेक्ट होगा? जैसे केरल के लोग हैं, केरल में कैसे चिकित्सा भोजन होता है? आप इक्वेटर से 8 डिग्री ऊपर होता है, तो आप देखिए कि वो लोग स्पाइसी चीजें बहुत खाते हैं, चावल का बहुत सेवन करते हैं। आप ऊपर आते जाइए, मिडिल में हम लोग रोटी पे आ जाते हैं। कश्मीर में जाइए तो उनका भोजन कुछ गर्म हो जाता है। आप देख रही हैं कि नहीं? हाँ, क्योंकि टेम्परेचर केरल में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और ऊपर जाते जाते कश्मीर में ठंडा हो जाता है। तो हमारे आयुर्वेद में जो भी चीज़ें होती हैं बड़ी टेलर्ड मेड होती हैं और प्रकृति के अनुसार ही डिज़ाइंड होता है। एक चीज़ और कहूँगा यहाँ पे, फिर डायबिटीज़ की बात इसलिए कहूँगा, आपको कहने का ये होगा कि जैसे डायबिटीज़ के ज़्यादातर मरीज़ के बारे में ये कहा जाता है आप चावल मत खाइए, आप आलू मत खाइए, ठीक है। लेकिन इसका मतलब कि पूरा फिर केरल को ही डायबिटीज़ हो जाना चाहिए?
क्योंकि जो भी उनका डोसा, मसाला डोसा या चावल का सेवन करते हैं, या बंगाल के और उड़ीसा के लोग चावल का ज़्यादा सेवन करते हैं, यस सर। ऐसा नहीं, वो प्रकृति के अनुसार खाते हैं। हम अगर यहाँ पे रहते हुए हम अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। ओके सर। सर जैसा कि हमने सुना है कि आपके संस्थान जगोत्तम में पंचकर्म के साथ चिकित्सा की जाती है, तो हम जानना चाहेंगे कि पंचकर्म एक्चुअली में होता क्या है? देखिए, ये पंचकर्म जो होता है, जैसा कि शब्द है पांच कर्म। यस सर। हमारा शरीर 5 महाभूत से बना है। अब ये जानते हो ना, पंच महाभूत के बारे में सुना होगा आपने, और इसको एलोपैथ की भाषा, अगर ये साइंस की भाषा में तो सॉलिड लिक्विड गैस से पूरा मैटर बना है। अगर ये इसको परमिटेशन कम्प्यूटोरियल करेंगे तो 5 चीजें आएंगी। वो 5 चीजें क्या? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। अगर ये शरीर के अंदर बैलेंस्ड है, अगर ये एकदम बराबर है तो आदमी स्वस्थ है। अगर डिसबैलेंस हो जाता है तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमारे आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत, जैसे कफ बढ़ा है तो वमन है, पित्त बढ़ा है तो विरेचन है, वात बढ़ा है तो वस्ती है, इस तरीके से नस्य और रक्तमोक्षण, ये क्रियाएं होती है। आपको सुन के ही शब्द बड़े अजीब से लग रहे हो, ये क्या समझा रहे हैं ये हमको। हमारा कहने का मतलब कि अगर आपका शरीर बैलेंस्ड हो, और पंचकर्म शरीर को बैलेंस, या ये कहिए कि शरीर की सर्विसिंग का ये सेंटर है। गाड़ी खरीदती है ना, उसकी सर्विसिंग कराती हैं कि कभी प्लग खराब हो गया, कभी ये हो गया। तो यहाँ मान लीजिए पित्त का परेशानी हो, मैं बार बार गोरे व्यक्ति हैं उनको जो परेशानी है, तो पित्त की परेशानी में क्या होता है कि लिवर, गॉल ब्लैडर, ये परेशान, रक्त दोष होता है। अब वहाँ पे क्या है, तो हमारे यहाँ इसके लिए विरेचन कराया जाता है। विरेचन मतलब हम पर्गेशन कराते हैं, दवा देके लूज मोशंस कराते हैं, जिससे बॉडी क्लीन हो जाती है। कपड़ा रंगने से पहले धोया जाता है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ओके सर, जैसे पंचकर्म में कितने प्रकार के रोगों का इलाज वमन से होता है, और क्या जो वीपी के जो मरीज होते हैं, क्या इनको कोई दिक्कत आती होगी बाद में? ये लग रहा है आप कहीं से पढ़ के आई हैं आप इसके बारे में। जो आपने वमन बोला और बीपी बोला, तो बिल्कुल आपने से, वमन मतलब उल्टी है ना, तो उल्टी भी उनको प्राणियों के बलाबल को देखकर, ऐसा नहीं कि 80 साल का आदमी है जिसकी बीपी बढ़ी हुई है, हम उसको लगे वॉमिटिंग कराने, या एक छोटा बच्चा है उसको कराने। तो ये वैद्य देखता है कि हम उसके बलाबल को, उसके ताकत को देख के अगर हम वमन कराएंगे, तो वमन में ऊर्ध्व जातुगत रोग हैं जो इससे ऊपर हैं, उसमें बहुत बढ़िया लाभ मिलता है। और पेशेंट यंग है, डायनेमिक है, उसके डाइट को हम लोग देखते हैं, आहार को ध्यान देते हैं, निद्रा को देखते हैं, डिसिप्लिन लाइफ को देखते हैं, और ये वमन कराते हैं। और ये पूरा इसका एक प्रोसीजर होता है। पहले घृतपान किया जाता है, घी पिलाया जाता है या तेल, उसको देख के। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हो तो हम नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उससे लाभ मिलता है, बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और प्राणी के बलाबल को देख के ही वमन कराया जाता है। ओके सर। सर पंचकर्म में विरेचन क्या होता है, और विरेचन में किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं इलाज करने के लिए? विरेचन जो हुआ, विरेचन मैंने बताया था ना, लूज मोशन, पर्गेशन कराना, तो ये पित्त के शमन के लिए होता है, पित्त के शोधन के लिए होता है। अगर पित्त प्रकोपित है, और वो सोचेंगे पित्त है क्या, पित्त मतलब किसी को स्किन के रैशेज हो जाएं, दाने आ जाएं, पिंपल्स पड़ रहे हैं, और फिर हमको लगे कि उसका लिवर, फैटी लिवर्स है, तो विटामिन ए, डी, ई के जो वहाँ पे रहता है, स्टोर हाउस होता है। और लॉन्ग लाइवर्स है, गुड लिवर्स कहा गया, जिनकी लंबी उम्र ज़्यादा है उनके लिवर्स बहुत अच्छे। ये मास्टर ग्लैंड है, शरीर की फैक्ट्री है, क्योंकि जो भी होता है तो क्या होता है, ये डंपिंग ग्राउंड है। जैसे कोई भी एलोपैथिक दवा खाती हैं या कोई भी दवा खाती हैं, तो सीधे वो डंप कर देता है लिवर में लेके। जैसे डायबिटीज़ भी हो तो पेनक्रियाज और लिवर के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होना चाहिए, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से धमनियों में जमे और लिवर में स्टोर हाउस की जगह है कि नहीं। अगर वो सांस नहीं लेगा, लिवर फैटी हो गया, वहाँ पे विरेचन की आवश्यकता पड़ती है। हम पेशेंट को पहले घृतपान करें, पूर्व कर्म होता है। देखिए, पंचकर्म में पूर्व कर्म, फिर प्रधान कर्म, फिर पश्चात कर्म। ऐसे ही इसमें पूर्व कर्म पेशेंट को पहले घृतपान, इसको अभ्यांतरिक स्नेह, बाह्य और अभ्यांतरिक, ऊपर से भी ऑयलेशन स्टीम 7 पोजीशन से, और अंदर से भी घृतपान। फिर पेशेंट को लूज मोशंस कराने के लिए एक दिन दवा देते हैं कि आप अगले दिन वो करता है 13-14 बार। जब उसका सम्यक
लूज मोशंस हो जाते हैं तो उसके लिवर का टेस्ट कराइए, सब चीज़ नॉर्मल होती है उसमें। ओके सर, जैसे कि आपने पंचकर्म के बारे में तो हमें बहुत अच्छे से बता दिया, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि पंचकर्म और मसाज एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। ये आपने, मैं इससे बड़ा परेशान हूँ, रोज़ फ़ोन आता है कि क्या आपके यहाँ मसाज सेंटर है, मसाज होता है। मसाज एक शब्द ऐसा है ना कि एक अजीब सा इस साइंस को अलग करता है। हमारे यहाँ अभ्यंग कहा गया है। अच्छा। और जो पंचकर्म के जो स्ट्रोक्स होते हैं, जो पेशेंट पे जो हम लोग अभ्यंग करते हैं, वो जो बेसिकली होते हैं वो 7 पोजीशंस में होते हैं और अवे फ्रॉम द हार्ट। जैसे ये हुआ ना, अवे फ्रॉम द हार्ट, ये पूरी चीज़ें अवे फ्रॉम द हार्ट होता है, इसको अभ्यंगम कहते हैं। तो इसको पेशेंट की प्रकृति के अनुसार तैल का प्रयोग होता है। ये मसाज शब्द थोड़ा सा दुर्भाग्य अब लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि नॉलेज नहीं है ज़्यादा। ये ऑयल एक वैसोडाइलेटरी एक्शन देते हैं। जैसे एक नाली है, खेत को पानी दे रही है, बीमारी क्यों होती है? अगर नाली ब्लॉक हो गई तो खेत सूखेगा, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वन हीम कैरी 4 ऑक्सीजन एटम। जब हम ऑयलेशंस करते हैं और एक पोजीशन पे 7 मिनट्स होता है, 7 पोजीशन 7 मिनट्स, तो 49 मिनट्स आपके हो गए, ठीक है। और वहां पे वो ऑयल अंदर आता है, ट्रांसडर्मिनल अब्जॉर्ब होके स्किन से फैलाव देता है। जब फैलेगा तब तो ब्लड रश करेगा, तो चीजें जो डीजनरेट होती है वो रीजनरेट होती हैं और रीजिनवेट होती हैं। ये सिंपल सा सिद्धांत है। और यहाँ मसाज में अंतर, मसाज तो यूं कोई कर रहा है, कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, वो मसाज होता है। लेकिन ये साइंटिफिक है, टेक्निकल है, 7 पोजीशन पे होता है जी सर। और पंचकर्म में जैसा कि आपने बताया कि वस्ती और नशा, ये जो है ये विधि क्या है ये? जैसे वस्ती जो होती है, वस्ती वास शब्द से आया। वास मतलब जहाँ कोई चीज़ रखी जाती है। ये मलमार्ग द्वारा, क्योंकि जहाँ मुंह से दवा नहीं जाती है, यहाँ लिवर तक हम मेडिसिन डाला जाता है। वो स्नेह वस्ती, कषाय वस्ती, बेसिकली ये अर्ध चिकित्सा, ये आधी चिकित्सा है। अगर कोई पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। हम अगर ये अर्ध चिकित्सा उसकी प्रकृति के अनुसार प्लान करके दें, जैसे खासकर कमर के दर्द के पेशेंट जो चल नहीं पाते हैं, काफ़ी पेशेंट हैं वो एकदम नॉर्मल होके चलने लगते हैं, जिनको ऑपरेशन तक के लिए एडवाइस किया जाता है। वो मसल्स वसल्स उनकी इतनी ज़बरदस्त तरीके से आराम हो जाता है। पेशेंट वो वस्ती जो होता है इंटरनली उसको डाला जाता है, उससे पहले भी पूर्व कर्म किया जाता है। बता, हर जगह पूर्व कर्म, जैसे ऑपरेशन से पहले प्री ऑप होता है, फिर ऑपरेशन होते हैं, और उसके बाद संसर्जन, वैसे ही वस्ती से पहले भी घृतपान, बाकी चीजें प्रोसीजर होके तब वस्ती दी जाती है। सब नेचुरल होता है, सब वस्ती का। मैं आपको कुछ चीजें मैं दिखाऊंगा भी। अब मैं सोच रहा हूँ कि आप अगर ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और इतना अच्छा टॉक शो है, और पंडित जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मनोज जी का ये टॉक शो है, और आपको मैं बता रहा हूँ ये टॉक शो बहुत ज़्यादा लोग अभी इंडिया में देखेंगे। जैसे ही आप मेरे पास भेजेंगी तो देखिएगा, इसकी व्यूवरशिप देखिएगा, लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो वो अभी आपको मैं थोड़ा सा पंचकर्म रूम भी आप जरूर दिखाइएगा, क्योंकि वो कैसा होता है, द्रोणी कैसी होती है। मैं एक एक चीज़ को आप साथ चलेंगे, मैं बताऊंगा कि किस तरीके से वो टेबल कैसी होनी चाहिए। जैसे एक माँ एक बच्चे के लिए करती है, उस तरीके से होता है, 7 पोजीशन में होता है। और फिर हम लोग एक हमारा स्टीम बॉक्स होता है, उसमें स्टीम दिया जाता है। उसके बाद जो वस्ती आपने बोला, वस्ती हो गया। वस्ती नाभि से नीचे, मतलब आधी चिकित्सा है पूरे शरीर की। और नस्य, आपने नस्य क्योंकि अंग्रेजी में पढ़ा होगा, NSY, आप लग रहा है कि गूगल से पूरा आप देख के नस्य आपने पढ़ा। वो नस्य का, नस्य मतलब नाक, नाक के जो है ये ब्रेन की एंट्री है। तो यहाँ पे पूरा एक ऑयल करके ब्रेन के जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट में हम लोग नाक से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप्स डालते हैं और फिर हल्दी का धूपन देते हैं। अच्छा, तो ये प्रक्रिया होती है नस्य की। ओके जी। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो सर, कहते हैं कि योग और आयुर्वेदक एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये तर्क कितना सही है? क्या आयुर्वेदक जो है वो योग के बिना नहीं चल सकता? क्या बात आप पूछ रही हैं कि अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, है ना? और योग इसका एक छोटा सा पार्ट है। आयुर्वेद समझ रही है ना? आयुर्वेद के अंदर ये निसर्गोपचार एक होता है, BNYS होता है।
तो निसर्ग उपचार नेचुरल वे में, जैसे मिट्टी, जलवायु, आकाश से वो होती है, वहाँ पे मेडिसिन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। अथर्ववेद का ये उपयोग है बहुत बड़ा, इसका एक छोटा सा पार्ट है योग। लेकिन योग की इंपॉर्टेंस, जैसे फिजियोथेरेपी एक एलोपैथ में यूज़ कराते हैं, योग हमारा, योग क्या है? योग का मतलब होता है जोड़, मन और शरीर का जोड़, वो एक जोड़ है। और आयुर्वेद जो है एक चिकित्सा है, एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक वेलनेस साइंस है, और योग एक एडिशनल एज है उस पर पूरक। ये जैसे जिसे कहा जाए कि हम लोग आहार को ही एक अलग बना लें। आहार हमारा अगर अच्छा होगा तभी हम लोग ठीक रहेंगे, निद्रा अच्छी होगी तभी होगा, लाइफ डिसिप्लिन होगी तभी। फिर हमारे यहाँ टाइम, वर्क, मनी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। आयुर्वेद ही सिखा रहा है धारणीय अधारणीय वेगों को कंट्रोल करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारे जिसे कहा जाता है कि योग आता है ये मन और शरीर को कंट्रोल करने के लिए। इसमें मेडिसिन नहीं होती है, लेकिन आयुर्वेद में मेडिसिन होती है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, आयुर्वेद का ही एक पार्ट है योग और आयुर्वेद। और आयुर्वेद एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको भगवान धन्वंतरी इसको लेके आए थे, है ना, प्रवर्तक रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ जी। सर, आयुर्वेद की आज के ज़माने में क्या सीमा है? और जैसे कि आप आयुर्वेदिक के तरीकों से मरीज का इलाज करते हैं, तो किस पद्धति पे, कौन सी ऐसी स्टेज आती होगी, किस पद्धति पे आप उन मरीजों को और दूसरे पद्धति पे मतलब ट्रांसफ़र करते होंगे? मैं कीर्ति जी, आपको कीर्ति है ना, अब तो मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक आयुर्वेद को मैंने बताया एक वेलनेस साइंस है। 82% डिसीजेस, 82% बीमारियाँ लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर है। आप कोई भी घर देख लीजिए, कौन कितना कम बीमार है ये देखिए, बीमार सब है। रीजन है लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर है, जीवन शैली से रिलेटेड है। बीमारियां सिर्फ 18% हैं। जैसे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि आपके घर में अचानक लगे कि कोई गेस्ट आ रहा है, और आप क्या करती हैं, कमरा गंदा है, कहीं इधर डाल देंगे, कोई इधर झाड़ू वाड़ू लगा के जो डंपिंग ग्राउंड होता है ना, बना देती हैं, और आपको लगता है बड़ा स्वच्छ है। ऐसे ही आते रहे तो एक दिन ऐसा वो कूड़ा ज़्यादा इकट्ठा होने लगेगा और स्टिंग करने लगेगा। बिल्कुल। ऐसे ही शरीर के अंदर जब हम दवा खाते हैं एलोपैथ की या जिसको कहा जाए केमिकल की जो बात कर रहे हैं, तो उसका डंपिंग ग्राउंड मैंने बताया ना, लिवर हो जाता है। आयुर्वेद इनसे बचाता है। आयुर्वेद कहता है पेट ही जादू का पिटारा है, पेट कैसे सही रखेंगे वो आयुर्वेद बताता है। और इसकी लिमिट 82% बीमारियां लाइफस्टाइल से हैं। आप समय से उठ नहीं रहे हैं, समय से खा नहीं रहे हैं। 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, ये 6 रस हैं। हर रस की जरूरत है। भारतीय थाली में आप खीर भी देखती थी, चटनी भी देखती हैं, क्या होता है इस समय? आप खुद ही पिज्जा बर्गर खाती होंगी, खुद ही चाउमीन खाती होंगी, आपको मालूम है एनेमिक है, चलती होंगी, सांस फूलता होगा, चढ़ने में थकावट होती होगी, जॉइंट्स पेन होना स्टार्ट हो रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप ये 6 रस ले नहीं रही हैं। अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, आपके इस माध्यम से कहना चाहूँ, आंवला लेना, आंवला में नमक छोड़ के सभी रस होता है, कसैला भी होता है, मधुर भी होता है। ये मैं आयुर्वेद लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर, कहीं इसकी लिमिट नहीं है, इसकी लिमिट भी बहुत ज़्यादा भी है। और कुछ हमारी रस औषधियाँ होती हैं जो स्वर्णयुक्त होती हैं, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में भी हम लोग यूज़ करते हैं। हम ये नहीं कि ट्रॉमा और कोमा में चला गया कोई, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, एक जंक्शन होता है ना वेलनेस और इलनेस के बीच में, उस बीच के लिए आयुर्वेद की रस औषधियां बहुत कारगर होती हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आयुर्वेद बहुत सफल है और बहुत सफाई तरीके से सबका इलाज करता है, तो जो क्रिटिकल बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट की बीमारी हो गई, किडनी की, ब्रेन की बीमारियां हो गई, तो इनके इलाज के लिए आयुर्वेद कितना सफल है? देखिए, इसमें मैंने एक चीज़ कहा था कि आपने कहा ना, क्या वो ठीक हो जाती हैं किडनी की बीमारियां? मुझे कोई बता दे, ठीक हो जाती हैं? नहीं सर, फिर भी किस हद तक मतलब इलाज कर सकते हैं? हल तक उसको अगर वही प्रश्न पूछें, पहले कहते हैं एक किडनी बड़ी, फिर 2 किडनी, फिर उसके बाद डायलिसिस पे चले जाते हैं, किडनी ट्रांसफ़र कर दीजिए, फिर नमस्कार, यही होता है ना। तो यहाँ स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम, हमारा जो सिद्धांत है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, ये किसी थ्योरी में नहीं है। अगर कोई बीमार है तो उसके बीमारी को दूर करना। तो इमरजेंसी की जो घटनाएं होती हैं, जो पूरा शरीर एकदम तहस नहस हो गया होता है, अब कहें कि किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, तो हम क्या कर पाएंगे? हर जगह रिप्लेसमेंट की बात हो रही है,
ठीक है। तो वहाँ पे आयुर्वेद का एक रोल वहीं तक है कि हम आपकी वेलनेस को बरकरार रखेंगे। अगर बीमारी एक हद तक आ गई तो उससे ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, हम रोक के रख सकते हैं। ये है आयुर्वेद। तो सर जैसा कि देखा जाता है कि लोग फिट रहने के लिए आयुर्वेद पर ज़्यादा भरोसा करते हैं जी। तो और किन किन चीज़ों के लिए लोगों को भरोसा करना चाहिए आयुर्वेद पर? नहीं, देखिए मैंने बताया ना कि जैसे कुछ बीमारियां हैं, जैसे अब जिसको लोग बीमारियां कहते हैं, बीमारी जैसे पेटी कॉन्स्टिपेशन हो गया, आप आयुर्वेद पे आइए। हिपैटोबाइलरी सिस्टम जिसको कहा गया, इस पे एस्टैब्लिश्ड प्रूफ है। गायनेकोलॉजिकल जो लेडीज की परेशानियां हैं, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, माइग्रेन, यहाँ पे आयुर्वेद का बहुत ही सफल इलाज है, मैं ये कह रहा हूँ। और देखेंगे भी आप कुछ आपको अनुभव भी होगा कि यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड, हम ये नहीं कह सकते फ्रैक्चर हो गया, सर्जरी हो रही है तो आयुर्वेद वहाँ कर रहा है। लेकिन जहाँ तक आयुर्वेदिक फिजिशियंस का सवाल है, ये 2-3 बीमारियाँ जहाँ पे एस्टैब्लिश्ड एज है। सर जैसा कि हमने देखा कई लोग आयुर्वेदाचार्य जो होते हैं वो अन्य पद्धतियों में भी काम करते हैं, अन्य पद्धतियों में भी इलाज करते हैं, अन्य पद्धतियों का भी इलाज करते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? बहुत सही। ये आप पत्रकारों का एक तासीर हो गई है कि जैसे यूनानी और आयुर्वेद में पढ़े हैं तो भाई यूनानी वाला यूनानी पढ़े, आयुर्वेद वाला आयुर्वेद करे, है ना। एलोपैथ कहाँ से आए? लेकिन जो हमारी जो डिग्री मिली है वो मिली है बैचलर ऑफ आयुर्वेदा विथ मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। जो डिग्री मिली है ये हम लोग CCIM से गवर्न होते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो और यहाँ पे उसने ये कोर्स ही अलग है, ये कोर्स ही अलग डिज़ाइन किया गया है कि हमको मॉडर्न पढ़ाया जाता है। वो चिकित्सक के ऊपर है। इमरजेंसी में वो एलोपैथ का यूज़ करता है, क्रॉनिक में आयुर्वेद का यूज़ करता है और उसमें एलोपैथ करता है इमरजेंसी कंडीशंस में। आप जितने भी नर्सिंग होम्स देखिए प्रयागराज के या यूपी में कहीं भी, सब जगह यूनानी आयुर्वेद के डॉक्टर ज़बरदस्त तरीके से कार्य कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है ये कोर्स अलग है। अब जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने आयुर्वेद ही चुना और आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं एलोपैथ भी लिख सकता हूँ, कुछ दवाइयों की छूट है मेरे लिए। बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि आप प्रयागराज के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य हैं, तो हमें बताइए कि आयुर्वेद के प्रति हमें सबको मतलब क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल सड़क पे भी लोग आयुर्वेदक के नाम पे दवाइयाँ रख के बेचते हैं, तो हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि हमें आयुर्वेद के प्रति क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे देखिए 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, मैं आपके इस माध्यम से बोलना चाहता हूँ। पहला है वैद्य, दूसरा है चिकित्सक, वैद्य चिकित्सक हो गया, फिर परिचारक, कंपाउंडर, औषधि और मरीज। ये चारों में से एक भी एब्सेंट रहेगा तो चिकित्सा नहीं हो सकती है। जैसे आपने प्रश्न किया कि रोड के ऊपर बैठते हैं, तो देखिए क्या वो वैद्य लगता है? क्योंकि वैद्य का जो गुण होता है, मैं ये नहीं कहता, आप कई डॉक्टरों से मिलती होंगी, चिकित्सकों से मिलती होंगी, आपको लगता होगा कर्माभ्यासी हैं, शास्त्र ज्ञाता हैं, है ना, उनको चीजों की समझ है, शुचि हैं, साफ सुथरे हैं। औषधि जो होती है वो बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्य, उनकी औषधियां बड़ी संपन्न योग होती हैं। क्या वो एक ही टमाटर रख के, भिंडी रख के, गोभी रख के इलाज कर रहा है, एक सांप रख के, उसका नेवला रख के इलाज कर रहा है? ये नहीं है। आपको जनता को समझना पड़ेगा, एक डिग्री होती है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना, आयुर्वेद का चिकित्सक, अगर एक चिकित्सक के पास जाएंगी तो अगर सरकारी कर्मचारी हैं या बीमा से रिलेटेड हैं तो आपकी औषधियों का रीएम्बर्समेंट भी हो जाता है। मैं ये, और रजिस्ट्रेशन होता है, हर जगह के DO होते हैं, डिविजनल आयुर्वेदिक ऑफिसर, उनसे आप कंफर्म भी कर सकते हैं। रोड वाले नहीं होते हैं। ऐसे तो एलोपैथ में भी झोला छाप बहुत बैठते हैं रोड पे। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कहना तभी सर हमने पूछा जी। तो सर आपके हिसाब से आयुर्वेदक की जो मानव जीवन में क्या उपयोगिता है? अच्छा, ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रही हैं आपकी, मैं एकदम घबरा जा रहा हूँ। आयुर्वेद की क्या जरूरत है? मैं आज आपसे कहूँ कि जिस तरीके से हवा की क्या जरूरत है, ऐसे हवा घूम रही है तो आयुर्वेद है। सिलेंडर में भर दीजिए तो एलोपैथ हो गई। ऐसे पानी घूम रहा है तो आयुर्वेद है। ड्रिप लेके चढ़ा दीजिए तो एलोपैथ हो गया। महत्व था और है, जैसे पर्यावरण दिवस था, हाँ। और फिर वहाँ पे आयुर्वेद की बात आई। आपको मालूम है कि इस कोरोना काल में भारत में मौतें कम क्यों हुई हैं? भारत में मौतें कम इसलिए हुई हैं, भले WHO अपने कुछ भी दे, लेकिन आपके इस समाचार, ये जो है आपके इस माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ आपके, कि हमारे यहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, जिसको वसंत ये आयुर्वेद ही जानता है।
कि बारिश के मौसम में क्या खाना चाहिए, ग्रीष्म मौसम में क्या खाना चाहिए। और हमारे यहाँ मौतें कम हुई क्योंकि भारत के लोग 0 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 50 डिग्री तक जीने के आदी हैं और कहीं ऐसा नहीं है। इसलिए आयुर्वेद बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद ने दिखाया है कि जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं वर्ल्ड में कहीं उनका ट्रीटमेंट नहीं है। कोई डाइटिशियन खोल के बैठा है, डाइट का स्टार्ट कर दिया है, आहार आयुर्वेद में है। आयुर्वेद बताता है कि बिना पानी और अग्नि के कुछ नहीं हो सकता। कि खाना बना सकती हैं पानी और आग के? नहीं बना सकती है ना। एक चीज बनती है, चावल जो है पानी में बना दीजिए तो डायबिटीज वालों के लिए नुकसानदायक होता है, वही भून दीजिए लाई तो बड़ा काम करता है। आयुर्वेद ये बताता है, आहार के बारे में बताता है। वो बताता है कि नींद कैसे आएगी आपको। आज मोबाइल देखते देखते लोग रात में हो जाए, लाइफस्टाइल के बारे में बताता है, स्ट्रेस कम हो उसके बारे में आयुर्वेद बताता है। शायद और कहीं किसी उसमें नहीं है, वो गोली देके कहते हैं सो जाइए, लेकिन हम बताते हैं कि लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, कि आप निद्रा कैसे लाएं, कैसे आपकी इंद्रियां, सेंसरी ऑर्गन थकें, अपने शब्द से विमुक्त हों, तम का प्रवेश हो, उसी को निद्रा कहते हैं। हम लाइफस्टाइल बताते हैं कि कैसे 6 बजे से पहले उठें। क्यों? क्योंकि सतोगुण, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। फिर दोपहर में हम उठते हैं तो देखते हैं रजो इरिटेशन होता है, देर में उठिए। जितने बड़े बड़े फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस, कुछ मेरे कुछ पेशेंट्स हैं दुर्भाग्य या सौभाग्यवश जो सुसाइडल टेंडेंसी, डिप्रेशन में आ रहे हैं क्योंकि लास्ट में देर में उठना। अब पर्यावरण की बात मैं 2 मिनट में इसको आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ पीपल लगाया जाता था, हमारे यहाँ बरगद लगाया जाता था, हमारे यहाँ नीम लगाया जाता था, बांस लगाया जाता था। हर गांव में ये पौधे रहते थे। आप देखिए कि जो पीपल होता है उसमें ब्रह्मा का निवास मानते थे। पीपल की पूजा होती है कि नहीं? हमारे यहाँ हर जगह की पूजा होने लगी थी। अब कहिए आयुर्वेद ये क्या कर रहा है पेड़ की पूजा? अरे आपको मालूम है कि कितने ज़्यादा सिलेंडरों के बराबर ये ऑक्सीजन देता है, 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। बरगद के बारे में जानते हैं? बरगद जो है इतना बड़ा प्यूरिफिकेशन का काम करता है कि क्या बताऊं, ये राष्ट्रीय पेड़ है बरगद। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं। तीसरा हमारा नीम के बारे में कुछ कह नहीं सकते, आप जानती हैं क्या क्या है। फिर बांस, हर गांव में आजकल बांस नहीं दिख रहे हैं। बांस जीवन से लेकर मृत्यु तक बांस की प्रयोग होता था। बांस जो है सबसे ज्यादा क्लींजिंग का काम करता है। कहाँ है? ये आयुर्वेद बताता था। वंशलोचन इससे मिलता है। मैटर बहुत है आयुर्वेद के बारे में जितना भी बात करूं, लेकिन ये आपने जो चीजें बताई कि हमारा एक कहा जाए ना स्वास्थ्य का, समदोष समनिश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थिति विधीयते। मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड इन्वायरमेंटल वेलबीइंग इज नोन एज टोटल हेल्थ। ये WHO की डेफिनेशन है जो आयुर्वेद ने 5000 वर्ष पहले ही लिखा था। ओके सर, तो सर आयुर्वेद के बारे में कुछ ऐसी सलाह, कुछ ऐसी जानकारी हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे जो हमने इस टॉक में अभी कन्वर्सेशन में नहीं की हो? सभी तो आपने पूछ ही लिया और आयुर्वेद को कटघरे में खड़ा किया। देखिए आयुर्वेद जो है जैसे सांस लेने से सांस छोड़ने तक आयुर्वेद का अगर उपयोग करें, सिंपल चीज़ों का मैं प्रयोग बताना चाहूँगा। सुबह उठते समय मधुर रस का सेवन करें, अपने खाने में सभी रसों का सेवन करें तो आपको विटामिन, प्रोटीन और फलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर पेट साफ रखने के लिए कोशिश, रात को सोने से 2 घंटा पहले भोजन कर लें। कोशिश करें कि सोने से 2 घंटा पहले, खाते समय टेलीविज़न ना देखें। लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, खा रहे हैं, IPL चल रहा था, खा रहे हैं, हाइपर ईटिंग या हाइपो ईटिंग हो जाती है। जैसे मिक्सी होती है ना, मिक्सी उसमें भर दीजिए और चला दीजिए, फट जाएगी, तो ये हालत है। तो आयुर्वेद जो सिखाता है, आयु का वेद जो है, आप हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखें, नियमों को फॉलो करें, है ना। कि अगर एक बच्चा है उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जैसे उम्र होती है देखिए पानी की कमी होने लगती है, और कहा जाता है ना पानी खूब पीजिए, पानी खूब पीजिए। जवानी में पित्त होता है और बुढ़ापे में वात रोग, मतलब रिंकल्स पड़ने लगते हैं, पानी की कमी होने लगती है। तो नेचर से मत फाइट कीजिए। छोटी छोटी बीमारियों के लिए जैसे एलोपैथ बड़ा सोल्यूशन है, हमारे यहाँ बड़े ट्रबल्स के लिए छोटे छोटे आंसर्स हैं और प्यारे आंसर्स हैं। और एकदम जैसे क्योर शब्द अगर कोई कहीं भी यूज़ करता है आजकल के युग में, तो नमस्कार कर लीजिएगा। आप कैसे मेंटेन रहें, चीज़ों को बैलेंस रखें, ये आयुर्वेद सिखाता है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे शो के लिए टाइम दिया। तो जैसा कि हमारे साथ थे
प्रयागराज के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर S.K. राय जी। इन्होंने हमें बताया कि आयुर्वेद के क्या उपाय हैं हमारे लाइफ में, क्या इसके लाभ हैं, क्या हानियां हैं। तो इन्हीं तरीके के डॉक्टर्स से मिलने के लिए देखते रहिए मनोज तिवारी हेल्थ टॉक शो। धन्यवाद।